हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद है बेटा आप सब बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने डिसाइड किया था नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट टॉपिक 10th क्लास की मैथ्स का। हाँ, तो बेटे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, थोड़ा बहुत हैबिट ऐसा हो गया है क्योंकि बेटा कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है, तो आपको भी पता है साइंस की बुक में, मैथ्स की बुक में कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं, तो उनकी वजह से जो चैप्टर है ना उनकी नंबरिंग थोड़ी चेंज हो गई है। जैसे साइंस में आपको पता है जो चैप्टर 6 था वो 5th हो गया, 9th में भी ऐसा हुआ है। तो थोड़ी ऐसी हैबिट रहती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी 8 से 7 हो गया, बट ऐसा हुआ नहीं। चलिए बेटा स्टार्ट कर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो बेटा अगर थोड़ा सा हम इसको डिकोड करें तो सीधे सीधे वर्ड में कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है, सर ट्राई गन और एक टाइप से ओमेट्री। तो अगर तीनों का मतलब कंबाइन करके निकाले तो बेटा ट्राई का मतलब हो जाता है 3 और गन का मतलब हो जाता है साइड्स, और ये ओमेट्री को अगर डिकोड करें तो ये बनता है बेटे ज्योमेट्री से। तो मतलब तो एक सीधा साधा से निकल के आता है बेटे। क्या क्या मतलब निकलता है कि अगर मैं ज्योमेट्री को भी थोड़ा सा डिकोड करके आपको बताऊं तो इसका मतलब आता है बेटे मेजरमेंट। तो क्या मतलब निकलता है ट्रिग्नोमेट्री का? सीधा सीधा मतलब निकलता है कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, ये मतलब निकलता है। लेकिन वो कहते हैं ना बेटा कि आपको भी पता है और आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा बेटे कि एक छोटी सी पोएम होती है हमारी मैथ्स की क्लास, मैथ की क्लास कह रहा हूँ, एक हमारी हिंदी की बुक में एक छोटी सी पोएम होती है, लेकिन जब टीचर पढ़ाने आते हैं बेटे तो उस छोटी सी पोएम को ही वो पढ़ाते हैं, तो बेटे उसका मतलब निकलता है बहुत बड़ा। तो ऐसा ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है। अगर इस चीज़ को मैं प्रॉपर वे में आपको समझाऊँ तो सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूँ कि एक जो ट्रायंगल होता है बेटा, उस ट्रायंगल में ये जो 3 साइड होती है, एक्चुअली में इन 3 साइड्स की 3 साइड्स की हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। और ज्योमेट्री से मेरा मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया, मेजरमेंट। यानी कि एक्चुअली में मैं इन तीनों साइडों की मेजरमेंट लेना चाहता हूँ, इन तीनों साइडों के बारे में पता करना चाहता हूँ बेटे। अब इन तीनों साइडों के बारे में क्या पता करना चाहता हूँ, तो ये है इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये समझते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। छोटा सा एक बेहतरीन से एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि आप मान लेते हैं बेटा कि एक थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, और आपसे कुछ दूरी पे एक टावर खड़ा है। यहाँ पे ये एक टावर है, आपको भी पता है कि टावर जब बहुत दूर होगा तो कुछ ऐसा टावर है? तो आप जब इतनी दूर से टावर को देखोगे तो आपको अपना हेड बहुत ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा, आप ऐसे देख सकते हो टावर को, सर टावर की हाइट तो सीधी सी बात, लॉजिक वाली बात। लेकिन अगर यही टावर बेटा आपके बिल्कुल एग्जैक्ट बगल में आ जाए, है ना, इतना बड़ा टावर, अब आप इस टावर को देखने के लिए बेटा क्या करोगे? सर जाहिर सी बात है मेरे को अपना हेड उठाना पड़ेगा। कितना उठाना पड़ेगा? सर अभी तो मैं नॉर्मली ऐसे देख रहा था, अभी तो मैं सर ऐसे देख रहा था, बट मेरे को अपने हेड को इतना ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाके मेरे को इसका टॉप नज़र आएगा बेटे।
तो एक्चुअली में आपने अपना हेड उठाया तो आपको टॉप नज़र आया, जो कि पहले यहाँ से दिख रहा था नॉर्मली। क्यों सर ऐसा हुआ क्यों? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हुआ। सर बात तो ठीक कह रहे हो। अच्छा एक और लॉजिक बताता हूँ, एक और सीधा सा लॉजिक बताता हूँ कि आप एक टावर को देख रहे हैं या बिल्डिंग को देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, तो आप अपने हेड को इतना उठाते हैं नॉर्मल व्यू से, आपका ये नॉर्मल व्यू इतना है, आप अपने हेड को बेटा इतना ऊपर उठाते हैं। मान लेते हैं कि थोड़ा सा ऊपर उठाया आपने और आपको टावर दिख गया, लेकिन अगर इसी टावर की मान लो ऊपर से 2 फ्लोर 3 फ्लोर तोड़ दिए जाएं, अब ये टावर हो गया इतना ऊंचा, तो आपको अब इसे देखने के लिए अपने हेड को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इतना एटलीस्ट, तब जाके आपको ये नज़र आएगा। सर बात तो बिल्कुल ठीक है। तो हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान दें तो आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि सर अगर मैं हाइट को इंक्रीज करता हूँ या डिक्रीज करता हूँ तो मेरे हेड में मूवमेंट होती है बेटे। सर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। अगर मैं, अच्छा बेटे एक बार देख लें अपना, कुछ बीच में इशू तो नहीं हो रहा, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया, ठीक है बेटे। अच्छा कि सर हमने एक चीज़ समझी, अगर हम क्या करते हैं हाइट के साथ चेंजेस करते हैं, मीन्स या तो मैं हाइट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ या तो हाइट को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे हेड में मूवमेंट होती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज़ करूँ या डिक्रीज़ करूँ, यानी चेंज कर रहा हूँ, वेरी कर रहा हूँ, तो क्या मेरे हेड में मूवमेंट होती है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हेड में 2 टाइप से मूवमेंट होती है, हाइट से और डिस्टेंस से। अगर डिस्टेंस और हाइट में चेंज करोगे तो आपके हेड में मूवमेंट होगी बेटा। और ये जो हेड में मूवमेंट है ना, इसी को बेटे दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं बेटा एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। तो चलो उसको एकदम प्रॉपर वे में आप समझने की कोशिश करते हैं और ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा। ये मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ सीधा सा। हाँ ये हो गई हमारी हाइट, ठीक है बेटे। देखो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आप टावर से इतनी दूर खड़े हो, अब आपसे बोलता हूँ कि आप ऊपर की तरफ देखो ताकि आपको टॉप नज़र आए बिल्डिंग का, तो आप कहते हो सर मेरे को अपनी मुंडी को इतना ऊपर उठाना पड़ेगा तब जाके मेरे को ऐसे करके टॉप नज़र आएगा। हाँ बेटे बिल्कुल ठीक बात है। तो ये चीज़ क्या थी, ये बीच का आपका डिस्टेंस था बिल्डिंग के, है ना। अब इस डिस्टेंस को मैं इंक्रीज़ कर दूँ और आपसे बोलूँ कि अब आप यहाँ पे खड़े हो इतनी दूर, ठीक है बेटे। तो मैंने डिस्टेंस इंक्रीज़ किया, पहले डिस्टेंस ये था, अब मैंने डिस्टेंस को इंक्रीज़ करके इतना कर दिया। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप फिर से इसके टॉप को देखो, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? सर इस बार मेरे को अपना हेड हल्का सा घुमाना पड़ता है इतना सा, और मैं इतने से ही बिल्डिंग के टॉप को देख पा रहा हूँ। तो बेटा देखो यहाँ पे आपके एंगल में चेंजेस आ गया कि नहीं आ गया? इसी को तो कहते हैं हेड मूवमेंट, इसी को तो बेटे हेड मूवमेंट कहते हैं। अगर मैं नॉर्मली किसी चीज़ को भी देख रहा हूँ बेटे, तो मेरे को थोड़ा सा अपना हेड ऊपर करना पड़ेगा। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है, हमारी जो आंखें होती है बेटा वो हमें हमेशा क्या करती है, हेल्प करती है टू सी ऑब्जेक्ट्स इन स्ट्रेट लाइन, सीधा। आप रोड पे भी चलते हो तो बेटा आपका हेड ऐसे ही रहता है ना आगे की तरफ। अगर आपके ऊपर कोई चीज़ है तो आप हेड ऐसे मूव करते हो और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करते हो, ऐसे करके। सर ऐसे हेड को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ टेढ़ा कर रहा हूँ, तब मैं ऊपर देख पा रहा हूँ। अगर नीचे कोई चीज़ पड़ी है तो उसके लिए बेटा क्या करना पड़ता है, हेड को नीचे की तरफ मूव करना पड़ता है। तो हेड की मूवमेंट इज़ बेसिकली एंगल। इस एंगल को बेटा अभी मैं और ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा आगे चल के, जस्ट मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ। अच्छा तो हमें 2 चीज़ पता लगी कि सर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो डिफरेंट है। ये एंगल 1 है, इसको मान लेते हैं B, और ये एंगल C। तो ये जो 2 एंगल है इरेज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल B हो गया और ये एंगल C हो गया। तो हाउ एंगल B डिफरेंट टू एंगल C? बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन देयर डिस्टेंस ऑफ टावर से इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो क्या है, अलग अलग है। टावर से देखें तो B उसके ज़्यादा पास है बेटा, C उससे दूर है, तो इसकी वजह से एंगल चेंज हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर आप डिस्टेंस मत चेंज करो, अब टावर की हाइट चेंज कर दो। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। अगर मेरे पास इतना छोटा टावर है और यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपको
इतना ही एंगल बनाना पड़ेगा, छोटा सा एंगल। लेकिन अगर इस टावर की हाइट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाए तो आपको एंगल ज़्यादा बनाना पड़ेगा, आपका मुंह ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा बेटे, बिल्कुल जाएगा सर। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, अगेन एंगल चेंज हो रहा है। तो एंगल का नाम यहाँ पे बी और लिख लिया, यहाँ पे सी। तो यहाँ पे अगेन बी डिफरेंट टू सी, क्यों? क्योंकि हाइट अलग अलग है। तो हमें एक चीज़ कन्फर्म क्लियर होती है कि अगर हम एंगल चेंज करते हैं या फिर हम हाइट चेंज करते हैं और डिस्टेंस चेंज करते हैं तो बेटा एंगल भी चेंज होता है। तो यही तो है ट्रिग्नोमेट्री कि अगर एक ट्रायंगल में आप हाइट मीन्स परपेंडिकुलर है ना, और डिस्टेंस मीन बेस, अगर इन दोनों को चेंज करते हैं बेटा तो इस एंगल में चेंज आएगा। और इन दोनों में आपने कितना चेंज किया है वो पूरा डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। तो यही है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताती है? ट्रिग्नोमेट्री डिस्क्राइब, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो अगर अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं सीधे वर्ड में, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? डिस्क्राइब रिलेशन of a angle with their sides। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाली बात है नॉर्मली कि अगर एंगल चेंज हो रहा है तो सीधा मतलब है या तो किसी ने हाइट चेंज की है या तो किसी ने डिस्टेंस चेंज किया। इसीलिए जनरली इस चैप्टर को एक और नाम से जाना जाता है बेटा, उसे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। ये इसके एप्लीकेशंस हैं डायरेक्ट वे में। एक छोटा सा और एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर होगा। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा एक बात बताओ कि माउंट एवरेस्ट सारे जने जानते हैं? हाँ सर माउंट एवरेस्ट तो जानते हैं। कैसी बात कर दिया आपने, माउंट एवरेस्ट नहीं जानते? अब एक बात बताओ, क्या किसी को पता माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? बताओ। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग बेटा 850 मीटर, तो यानी लगभग 8.850 किलोमीटर, इतना बड़ा 8 किलो लगभग 9 किलोमीटर, नियरली 9 किलोमीटर हाइट है किसकी? माउंट एवरेस्ट की। और आपको पता है कि उस पर बहुत सारे लोग चढ़ चुके हैं, फर्स्ट पर्सन भी कोई चढ़ चुका है, मेरे को भी नाम नहीं पता, आपको पता हो सकता है ना। तो बेटा एक बात बताओ, जैसे कि ये इतना बड़ा हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो आपको क्या लगता है जो पर्सन इस पे ऐसे करके चढ़ के गया वो पर्सन जब यहाँ पहुँच गया तब जाके उसने इसकी हाइट नापी होगी इंची टेप लेके? हाँ बेटे, सर ऐसा तो नहीं है यार, वो पर्सन तो बहुत बाद में चढ़ा था लेकिन हमें पता तो बहुत पहले लग गया था कि उसकी हाइट इतनी है ना। तो ये चीज़ कैसे हुई बेटा? कैसे? हाउ इट इज़ पॉसिबल, है ना? कोई बंदा कहीं पहुंचे बिना उसके बारे में पता कर लेता है। बेटा यही पावर है किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। तो इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं? हाइट और डिस्टेंस, इससे रिलेटेड हर चीज़ पढ़ पाते हैं और मेजर कर पाते हैं। समझे बेटा बात? तो उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा मेरा कहने का मतलब क्या था। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही था, एक बार फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड देयर साइड्स। किसी भी ट्रायंगल में साइड्स और जो एंगल्स हैं बेटा उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसी को बताता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। बेटा एंगल चेंज होने से हाइट चेंज हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है सर, सभी को पता है कि एंगल चेंज होने की वजह से हाइट चेंज हो रही है बेटे। अब एंगल चेंज होने की वजह से हाइट चेंज हो रही है तो बेटा कितनी हाइट चेंज हो रही है ये चीज़ें कैसे पता लगेगी बताओ?
तो इसी को बताया जाता है बेटे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मतलब तो कहीं ना कहीं मेरे को उम्मीद है आपको समझ आ गया कि क्या मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से पहले मैं अगेन बेटा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जिसको नहीं मालूम, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत क्रिएट करती है, पता नहीं होती, बट मैं सारी चीज़ें आपको बता के चलूँगा, टेंशन है ना। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा आपको मैं, जिसका नाम आप सभी भी जानते हैं, फेमस है। कौन है वो है बेटा पाइथागोरस। आज इंट्रो ये बेटा जो क्लास हम ले रहे हैं फर्स्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसमें हम इंट्रो जानेंगे, नेक्स्ट क्लास से हमारी प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी मैं आपकी फुलफिल कर रहा हूँ, यानी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकें। तो पाइथागोरस क्या होती है बेटे, तो आप सभी को जानते हैं पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन का नाम था। उन्होंने हमें एक थ्योरम दी जिसको जनरली किस नाम से जाना जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। किस नाम से जाना जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर आप अपनी लाइफ में एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, और वो ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, मे बी सभी बच्चों को मालूम होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अगर फिर भी नहीं मालूम तो बेटा एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का हो, वन एंगल 90 डिग्री का हो, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस इज वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो बेटा पाइथागोरस वैलिड ही नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप अपने जीवन से पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बेटा रिमूव कर दें तो आपके जीवन से एक और चीज़ रिमूव हो जाएगी, वो क्या है? पाइथागोरस। और इवन आपको अभी ये पता लगेगा, चलो बता ही देता हूँ मैं, कि अगर आपने पाइथागोरस और राइट एंगल ट्रायंगल को रिमूव कर दिया तो बेटे आपके चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री गायब हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, काफ़ी खास बात। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा आपको पता है कि दो साइडें होती हैं, एक होती है ए बी और एक होती है बी सी। इस ए बी साइड को जनरली हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इस बी सी साइड को हम जनरली बेस कहते हैं। बहरहाल ये दोनों चीज़ें चेंज हो सकती हैं, परपेंडिकुलर नीचे वाला भी हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है, बट नॉर्मल वे में हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि सर वो चीज़ें जो जनरली 90 डिग्री बनाती है, यानी ऊपर से 90 डिग्री बनाती है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये जो बस्ती हमारी इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास दो चीज़ें निकल के आई। कौन कौन सी दो चीज़ें निकल के आई बेटा? एक आई हमारे पास परपेंडिकुलर, एक आया हमारे पास बेस, और एक आया हमारे पास हाइपोटेन्यूज, है ना। और अगर हम भूल जाएं कि ये परपेंडिकुलर है तो इसका एक नाम है बेटे, वो क्या नाम है? ए बी सी। तो मैं कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर का मतलब ए बी, बेस का मतलब बेटे बी सी, और हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है ए सी। ठीक है जी। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है हमें? वो हमें कहती है कि अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सॉरी, थोड़ा सा ये लाइन खींचने में कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम होती है। तो ये है वो फार्मूला। इस फार्मूले में आप देखेंगे तो ये वाली जो दोनों लाइनें हैं जो 90 डिग्री बनाती थी वो हमेशा दोनों साथ रहेगी, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे रहेगी हमेशा इक्वल में। तो सम टाइम बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, सर कौन सी साइड कहाँ लेनी है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नाम बदल दो या एंगल बदल दो, लेकिन समझदार व्यक्ति हमेशा बना लेता है। 90 बन रहा है यहाँ पे, तो आप क्या लोगे? 90 वाली पहली साइड पी क्यू का स्क्वायर
दूसरी साइड क्यू आर का स्क्वायर और तीसरी साइड पी आर का स्क्वायर। ये हो गया, समझे बेटा? तो ये है फार्मूला। अच्छा एक और बार बता देते हैं। लो फिर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस ट्रायंगल में नाम लिख दिया एक्स वाई जेड। तो 90 का बना यहाँ पे, तो एक्स वाई का स्क्वायर ये वाली साइड, वाई जेड का स्क्वायर और बराबर में बेटा एक्स जेड का स्क्वायर। ठीक है, डन। बहुत से बच्चों को ये बिल्कुल बेसिक लग रहा होगा, लेकिन बेटा मेरा मोटिव ही है कि मैं बेसिक से पढ़ाऊँ और हर एक व्यक्ति को हर एक चीज़ समझ आए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। क्योंकि बेटा जब सारे बच्चे बैठे होते हैं, सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिव ये होता है कि एक जो बिल्कुल एवरेज बच्चा भी है, ये एवरेज या बहुत लेवल लो है उसका, तो जब वो ट्रिग्नोमेट्री करे तो उसने पहले आज से पहले कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा बात अलग है, लेकिन जब वो ट्रिग्नोमेट्री करे तो ट्रिग्नोमेट्री में उसे समस्या नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी पाइथागोरस। अब इस पाइथागोरस का यूज़ क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका सीधा सीधा यूज़ क्या होता है कि कभी भी आपको कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए और इसमें दो साइडें गिवन हो, लेट अस कंसिडर ए बी सी, और इसमें यहाँ 90 बन रहा है, ये मैंने आपको साइड दे दी 5 और ये वाली साइड दे दी मैंने आपको 13। मैटर नहीं करता बेटा कौन सी साइड दी है, बस आपको दो साइड मिलनी चाहिए। तो पाइथागोरस हमें इसकी तीसरी साइड भी प्रोवाइड करवा देता है। कैसे? तो आप यहाँ पे कर सकते हैं एक छोटा सा प्रोसेस यूजिंग पाइथागोरस। आप यहाँ पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो फार्मूला बनाए बेटा, क्या होगा? ए बी का स्क्वायर सर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। हो सकता है बहुत बच्चों को बहुत स्लो भी लग रहा हो बेटा, स्टार्टिंग का प्रोसेस जितना स्लो होता है ना, समझ जाओ लास्ट टाइम पे उतना ही कम समय आपको लगेगा सवाल करने में। वो कहते हैं ना जीवन एवरेज में चलता है, तो आपने जो समय लिया है ना, जितना स्लो पड़ा है, इसका मतलब आप जो टाइम यूज़ कर रहे हो वो आपके फ्यूचर का टाइम है, फ्यूचर में बहुत कम टाइम हो जाएगा, अपने आप सवाल जल्दी होने लगेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में समय दिया है। तो ए बी की वैल्यू 5 पुट कर दी बेटे, बी सी की वैल्यू सर नहीं पता, ए सी की वैल्यू 13 यहाँ भी पुट कर दिया आपने। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बी सी हमें नहीं पता सर, इसका स्क्वायर 169। उम्मीद है इतना कि आप स्क्वायर तो याद कर ही रखें बेटे, 25 बी सी में तो ऐड नहीं होगा, तो 169 माइनस 25 तो यहाँ पे आ जाता है 144। तो ये आ गया आपका बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर है तो बेटे स्क्वायर हटेगा तो रूट तो लगेगा, रूट हटा दो तो यहाँ पे आता है 144, तो वैल्यू आ गई 12। आज थोड़ी ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, बट क्या करें, कोई बात नहीं, है ना। थोड़े से पसीने सहलेंगे, है ना, बस समझ आना चाहिए सबको, है ना। तो बेटा बी सी आ गया। लो तो पाइथागोरस से आपने बी सी निकाल ली, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आप कभी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड गिवन हो तो आप पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि सर दो साइडें गिवन होनी चाहिए, और बहुत खास चीज़ है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो बेटा ये चीज़ भूल जाओ कि आप कर सकते हो, है ना। तो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस बार नाम लिख देते हैं ए बी सी, और ये साइड हमारे पास हो गई 15 और ये वाली साइड हो गई 20। चलो इस बार हाइपोटेन्यूज नहीं होगा। तो पाइथागोरस क्या कहती है सर, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी सर 20 है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसमें तो ये दोनों गिवन है, वो वाले लिखा। बेटा आपको ना आइडेंटिटीज बस यूज़ करनी होती है, आंसर तो अपने आप आते जाते हैं। बस इतना तो पता होता है ना कौन सी चीज़ ऐड होती है कौन सी नहीं होती। तो 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कितना हो गया 625 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाना पड़ेगा, 265 इक्वल टू ए सी। तो ए सी की वैल्यू सीधे सीधे वे में कितनी आ गई सर, 25 आ गई। क्यों? क्योंकि 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25, है ना। तो लो बेटा आगे चल, ठीक है। वन मोर,
तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये ले लिया मैंने 24 और ये ले लिया मैंने 25। इसका नाम लेते एक्स वाई जेड। ठीक है, ओके। तो फार्मूला बनाओ, एक्स वाई का होल स्क्वायर, वाई जेड का होल स्क्वायर, एक्स जेड का होल स्क्वायर। जहाँ 90 बन रहा है, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा बेटे 24 होल स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा वाई जेड क्योंकि ये हमें पता नहीं है, और इसकी जगह आ जाएगा 25 होल स्क्वायर। तो बेटा 24 5 76 स्क्वायर याद होने चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ें बेटा आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। अभी इसमें ऐड होगा नहीं, ये इधर जाके बेटे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 7 6 तो आंसर आ जाता है हमारे पास 49 वाई जेड का स्क्वायर। सॉरी, अच्छा ओके। तो स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा 49, तो हमारे पास आंसर आ गया सर। डन। हाँ, सब ठीक चल रहा है, ओके डन। हाँ जी, तो उम्मीद है बेटे आपको पाइथागोरस समझ आया और ये भी पता लगा कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मतलब क्या होता है, और पाइथागोरस से हम क्या कर सकते हैं। हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड पता कर सकते हैं। डन बेटे, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है बेटे, चलिए आगे चलते हैं। तो अब एक और चीज़ बहुत ख़ास है जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं आती तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और वो है हमारे पास एंगल। हाँ, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एंगल। ये थोड़ा थोड़ा बीच में हम भूल जाते हैं ना, थोड़ा डिजिटल सिस्टम है ना, डिजिटल लाइफ में काफ़ी चीज़ें न्यू करनी पड़ती है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा बेटा, मैं आपको 2 पॉइंट और बताता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम एंगल की तरफ। तो एंगल क्या होता है, देखें, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक लाइन है बेटा और इस लाइन को आप नीचे से पुश कर रहे हैं तो ये लाइन मूव करके आगे चली जाएगी, जाहिर सी बात है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ एक लाइन है जो यहाँ से भी फिक्स है, यहाँ से भी फिक्स है, आप कितना भी इसे पुश करो ये आगे क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ एक लाइन ऐसी है जो वन एंड से फिक्स है, वन एंड उसका फ्री है, तो बेटा जब आप इस लाइन को यहाँ से पुश करोगे तो होने क्या वाला है, यहाँ से तो ये बंधी हुई है ना, बट यहाँ से ये फ्री है, तो ये लाइन हल्का हल्का मूव करेगी। कैसे, देखो ऐसे, और ये लाइन धीरे 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 ऐसे जाने लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बंद है, इसकी वजह से तो ये लाइन ऐसे मूव करेगी। तो आप इसकी मूवमेंट जो देख रहे हैं ना, ये लाइन ऐसे यहाँ से यहाँ आ गई, तो लाइन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सर इस रोटेशन को ही क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, तो एंगल क्या होता है, एंगल को अगर छोटे से वर्ड्स में मैं लिखना चाहूँ तो रोटेशन, रोटेशन ऑफ अ लाइन। जब लाइन रोटेट करना स्टार्ट करती है तो उसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे ये एक लाइन है बेटा और ये लाइन रोटेट करके यहाँ आ गई तो इसने ये एंगल बना, इसी को क्या कहते हैं बेटा, एंगल कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, तो आपको भी पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल तो बनता ही बनता है यहाँ 90 डिग्री। अच्छा, एक और जानकारी मैं आपको बताऊं कि इस पूरे चैप्टर में इस एंगल का कोई काम नहीं है। बोले सर क्यों, इसका काम हो तो गया, इसने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और हमने यूज़ कर लिया, तो इस एंगल का कोई काम नहीं, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंगल सी बी बन रहा है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये है एंगल सी, ऐसे करके रिप्रेजेंट करूँगा, और एक है एंगल ए, दो एंगल बन रहे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो न्यू चीज़ आज आप लाइव में सीख रहे हो वो क्या है कि जो एंगल है वो आज तक आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे कि सर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऐसे लिखते थे, लेकिन
ट्रिग्नोमेट्री में कुछ न्यू क्या आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, वो ये किया जा रहा है, अगर आपको एंगल का नाम तो है बेटे, जैसे मैंने ट्रायंगल लिख दिया ABC, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे सर ये एंगल C है। बट अगर आप चाहें और अगर आपको एंगल का नाम नहीं पता तो यहाँ पे आप एक सिंबल यूज़ करते हैं बेटा, और वो सिंबल होता है ऐसा, ये चीज़। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आपने क्यू बना दिया, तो बेटा क्यू में थोड़ा बाहर निकालना पड़ता है, बट इसमें बाहर नहीं निकालोगे, आप ऐसे बना के छोड़ोगे। इसे बेसिकली क्या पढ़ते हैं बेटा, इसे पढ़ते हैं थीटा। तो थीटा इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। कुछ नया नहीं है, ऐसे समझो नाम है बेटा, नया नाम दे दिया और कुछ नहीं है। एंगल है, अरे बेटा आप एंगल C लिखते थे ना, एंगल A लिखते थे ना, एंगल B लिखते थे ना, बस आप उसकी जगह आप क्या लिखोगे, थीटा। क्या पढ़ोगे उसे, थीटा। तो थीटा इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। घबराना नहीं है इस थीटा को देख के, एंगल की जगह बस थीटा लिखना है। बहुत बच्चों के एकदम से प्रेशर आ जाता है, सर मेरे को नहीं समझ आ रहा कहाँ क्या कौन सा एंगल लगाऊंगा। कुछ नहीं, टेंशन फ्री, मैं आपको एंगल समझा रहा हूँ। एंगल जब कोई लाइन रोटेट करती है उसको कहते हैं, ठीक है जी। अब कभी भी अगर आपका मन करे तो एंगल A लिखिए, उसकी जगह अगर आपको नाम नहीं पता तो आप थीटा लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है। क्लियर है बेटे, चलिए अब पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। आज की कह सकते हो लास्ट चीज़ पढ़ रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा बड़ी लास्ट चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो एंगल है ना बेटा, ये बहुत खास पर्सन है। तो हम लिख देते हैं एंगल इज अ पर्सन हु डिसाइड कि विच वन इज perpendicular and which one is base। दो चीज़ें लिखिए, परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, बात को समझ लो। ट्रायंगल बनाया मैंने आपके सामने, यहाँ लिखा ABC, ये 90 डिग्री हो गया, तो हमारे पास दो एंगल आए C और A। जनरली नॉर्मल बात बता रहा हूँ, हम आज तक क्या बोलते थे कि सर जो खड़ा होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये खड़ा है तो इसको हम क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर बोलते थे, ठीक है बेटे, और इसको बेस बोलते थे डेली लाइफ में, बिल्कुल ठीक है। बट अब कुछ चेंजेस आ गए। क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस ये आ गए हैं कि परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, बेस भी कोई भी हो सकता है, और ये चीज़ें कैसे पता लगेगी, विद द हेल्प ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो एंगल है बेटे, एक एंगल है C, तो अगर मैं एंगल C की बात करता हूँ तो एंगल C के सामने क्या है, सर एंगल C के सामने तो AB है, तो बेटा एंगल C के लिए AB बन जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है बेटे, डन, बहुत ही बेहतरीन। अगर मैं बात करूं कि एंगल C के लिए जब AB परपेंडिकुलर है तो बचा हुआ हिस्सा नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, तो BC बन जाएगी बेटा बेस। यानी कोई एंगल जिस पे बन रहा है ये इसका बेस है, सामने वाला इसका परपेंडिकुलर हो जाता है। लेकिन यही देखो चेंज हो जाएगा, अगर मैं एंगल A ले लूँ, ये वाला एंगल A, तो एंगल A के हिसाब से, एंगल A के हिसाब से बेटा इसके सामने कौन सी साइड है, थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, हाँ जी। तो एंगल A के हिसाब से इसके सामने कौन सी साइड है, BC, तो BC बन जाएगी इसके लिए परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। और BC बेस है, परपेंडिकुलर बन गई AB, तो AB बन जाएगी हमारी क्या, बेस। देखो ना मैंने क्या बोला था, एंगल जिस पे बन रहा है नीचे की तरफ, तो ये इसकी बेस हो जाएगी और ये इसकी परपेंडिकुलर। यानी नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दोबारा समझे, नीचे वाला एंगल लोगे तो B और P और B, बिल्कुल सिंपल सा है ना। लेकिन अगर एंगल चेंज करके ऊपर वाला कर दिया ये वाला, तो P और B उल्टा हो गया, बस इतना सा काम है, P और B, B और P। लेकिन बोथ केसेस में H बेटा सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होती। यानी कि थीटा वो पर्सन है जो डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये लेंगे,
अगर थीटा ये वाला है तो परपेंडिकुलर नीचे वाला लेंगे। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ें क्लियर हैं? बहुत ही बढ़िया बेटा। तो उम्मीद है आपको आज जितनी बातें मैंने बताई सारी समझ आई होगी। आज मैंने एक्चुअल आपको समझाया कि बेटे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है और मतलब क्या होता है, और फिर मैंने आपको पाइथागोरस थोड़ी सी समझाई। पाइथागोरस में हमने ये समझा, एक और चीज़ मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि अगर पाइथागोरस में आपको दो साइड गिवन है, मीन्स ये वाली और ये वाली, तो आप ये वाली साइड निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये चीज़ें फिक्स होती है ऑलरेडी, क्यों फिक्स है? क्योंकि बेटा ये 3 4 है ना, तो ये वाली बदल ही नहीं सकती कभी लाइफ में। ये 3 और ये 4 आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये आज 5 आई, कल आगे ये 6 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें फिक्स हैं। तो अगर ये चीज़ें फिक्स हैं तो ये ऑलरेडी डिसाइड की गई हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो इनकी ना एक वैल्यू होती है और इसको नाम दिया जाता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 पर्सन है। तो ये P मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये H मान लेते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ P, B और H का, तो वो एग्जाम्पल ये होता है कि अगर ये 3 है और ये 4 है, चेंज भी हो सकता है, P B भी बन सकता है और B P भी बन सकता है। तो इसके बीच में मैं ऐसे ऑब्लिक लगा देता हूँ। तो अगर परपेंडिकुलर 3 है या बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 या बेस 4 है तो हाइपोटेन्यूज बेटा 5 आएगी। ये पहला ट्रिपलेट आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा अगर परपेंडिकुलर और बेस 6 और 8 हैं तो जो बेटा इसकी हाइपोटेन्यूज है वो कितनी आएगी? 10 आएगी। अगर मैं इसको और चेंज कर दूं तो ये एग्जांपल के तौर पे 12 ले लिया और ये मैंने 5 ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी आएगी? 13 आएगी। ये मैंने 15 ले लिया और ये 8 ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज आएगी आपकी 17। ये 20 ले लिया और ये 15 ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी बेटा? 25 आएगी। ये 24 ले लिया और ये 7 ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज आपकी आएगी 25 अगेन। अगर ये मैंने 24 और ये 10 ले लिया तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगी 26। तो एक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो क्या है? वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी इधर की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं मैंने अभी अभी लिखे हैं एग्जाम्पल में, मैं फिर लिख देता हूँ। ये 5, ये 10, ये 13 और ये 17 और ये 25 और ये 25 और ये 26, ये चीज़ चेंज नहीं होती। इसका मतलब है बेटा ये 3 से 4 हो सकता है, ये 4 से ये 3 हो सकता है, बट ये 5 था, हाइपोटेन्यूज 5 है, 5। क्या करते हैं बहुत बार बच्चे गलत ले जाते हैं ये जो मैं चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने बच्चे को बोला ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आएगा, आपने याद कर लिया, ठीक है, सही है, अच्छा है। अब क्या होता है क्वेश्चन में कभी कभी कह देगा कि ये 5 है, ये 4 है, तो ये भी 3 आएगा, बिल्कुल सही है। आप देखो ये डायग्राम नहीं बदलना चाहिए। अगर ये वाला 4 दे दिया, ये वाला 5 है, तो ये 3 आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ट्रायंगल ऐसे दे देता है और बच्चा उस चीज़ को गलत वे में ले जाता है। क्यों? ट्रायंगल में ये कह दिया जाता है कि ये 5 है, ये 4 है, तो बच्चे को लगता है ये 3 आ जाएगा। बेटे हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है ना, तो हाइपोटेनियस 3 हो गई और परपेंडिकुलर 5 हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। इसका मतलब है परपेंडिकुलर और बेटा बेस ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं पर हाइपोटेनियस चेंज नहीं। तो ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत काम की चीज़ है। और आप जब बेटा MCQ क्वेश्चन करते हैं तो ये आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ बेटा आपकी टाइमिंग भी बढ़ा देता है। और आपको पता है जब MCQ में आप टाइमिंग बेहतर कर लोगे बेटा तो आपसे जल्दी MCQ कोई नहीं करता होगा। समझ लो बेटे बात। तो आज हमने पाइथागोरस भी सीखी और उस लास्ट चीज़ हमने क्या सीखी बेटा? एंगल वो पर्सन है जो डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेटा बेस, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस। ठीक है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने आराम से चीज़ों को सीखा और उम्मीद है कि आप दोबारा चीज़ों को घर पे करेंगे, कॉपी में दोबारा लिख के देखेंगे। और अगर आपको नहीं समझ आया तो बेटे वीडियो को दोबारा से चला के देख सकते हैं। ये आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त एडवांटेज है कि आप जितना मन करे उतनी बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। आपको हर बार वही फील आएगा जो मैं एक बार 100% दे के पढ़ा था। ठीक है बेटे, समझ आ गई बात? तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह रिवाइज करेंगे कि व्हाट यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस क्या होती है, ट्रिपलेट हो सकता है याद करेंगे, हो सकता है रिवाइज करेंगे। और आपको ये भी क्लियर करना है कि अगर एंगल
ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करें तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होता है और बेस कौन होता है। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है बेटे, और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एलसीएम जैसी चीज़ें आती है लेनी तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर एलसीएम नहीं आता तो यही ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत हार्ड होने वाली है बेटा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एलसीएम तो हर क्वेश्चन में मिलेगा भर भर के, तो इसीलिए एलसीएम भी सीख लें। आता है तो बहुत अच्छी बात है बेटे, नहीं आता तो आपको सीखने की ज़रूरत है, बट सीख जरूर लें। अगर आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैं अपनी अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, ठीक है बेटे, तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की वीडियो देखने के लिए, आज की क्लास देखने के लिए। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट। ओके बेटे, डन।